चलिए इसके एंडिंग पर फोकस करते हैं, उस प्रोटेस्ट पर जो योलेंटा और सोपाइनिसा के टार्गोविस्को एरिया में माओ ने गवर्नमेंट के खिलाफ किया, क्योंकि स्मेल्टिंग फैक्ट्री लोगों को उन जहरीली जगह से दूर रहने के लिए प्रॉपर अपार्टमेंट्स देने को तैयार ही नहीं थी। 1974 में योलेंटा अपने हस्बैंड, अपने बच्चों और अपनी माँ के साथ सोपाइनिसा शिफ्ट होती है। उसका हस्बैंड लोकल हॉस्पिटल में डॉक्टर होता है और योलेंटा अपनी पेडियाट्रिक क्लिनिक चलाती है। वहाँ रहने के बाद योलेंटा 2 चीजें नोटिस करती है, खिड़कियों पर चिपकी हुई काली धूल और बच्चे जो एक्सट्रीम एनीमिया से सफर कर रहे हैं। ज्यादा इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं पड़ती, उसे समझ आ जाता है कि स्मेल्टिंग फैक्ट्री के पोल्यूशन की वजह से बच्चे लेड पॉइजनिंग से सफर कर रहे हैं। ये फैक्ट्री शहर के बिल्कुल पास है। उसे लगता है लोगों और अथॉरिटीज को कन्विंस करना इजी होगा, कौन अपने बच्चों को मरते देखना चाहेगा। लेकिन उल्टा ही हो जाता है, उसे पागल बोल दिया जाता है, ट्रबल मेकर टैग दे दिया जाता है, जैसे वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, सॉल्व नहीं। जब सिचुएशन हद से ज्यादा खराब हो जाती है, बच्चे लिटरली मरने लगते हैं, तब जो बच सकते हैं योलेंटा उन्हें सैनिटोरियम भेजने में कामयाब हो जाती है। पर फिर 3 महीने बाद अथॉरिटीज उन फैमिलीज को वापस टार्गोविस्को भेज देती है, उसी जहरीली जगह पर। इतना सब झेलने के बाद भी योलेंटा हार नहीं मानती। वो चुपचाप देख नहीं सकती थी कि लोग दोबारा उसी नाइटमेयर में ढकेल दिए जाएं। इसीलिए वो टार्गोविस्को की माओ को मोटिवेट करती है, उन्हें समझाती है कि उन्हें डिमांड करना होगा कि उन्हें शहर से दूर प्रॉपर अपार्टमेंट दिए जाएं। अब सवाल ये है, क्या उनकी आवाज सुनी गई? क्या सिस्टम झुकता है जब माओ का गुस्सा एक साथ उठता है, या फिर पावर फिर से जीत जाती है? चलिए देखते हैं उस फाइट का नतीजा क्या हुआ। जब एसपी ऑफिसर निजेला को पता चलता है कि योलेंटा टार्गोविस्की की माओ को इकट्ठा करके सोपाइनिसा फैक्ट्री पर प्रेशर डालने वाली है ताकि सब वर्कर्स को प्लांट से दूर सेफ अपार्टमेंट मिल सके, तो उसने फॉरेन पॉलिटिशियन ग्रूजिन को इन्फॉर्म किया कि उसके पास इस मूवमेंट को स्लो करने का प्लान है। उसका पहला स्टेप सिंपल था, डिवाइड और रूल। कुछ प्रोटेस्टर्स को अपार्टमेंट दे दो, बाकी को वेट करने दो। नेचुरली ग्रुप में क्रैक आ जाएगा, लोग एक दूसरे पर शक करेंगे और मूवमेंट टूट जाएगा, और जो थोड़े बहुत लोग लाइन होल्ड करने की कोशिश करेंगे उन्हें पुलिस के जरिए चुप करा दिया जाएगा। ग्रूजिन पहले पार्ट से एग्री था, लेकिन सेकंड पार्ट पुलिस एक्शन से थोड़ा अनकंफर्टेबल था, क्योंकि उसने अपने बॉस एडवर्ड से प्रॉमिस किया था कि मैटर पीसफुली हैंडल होगा। फिर भी निजेला अपना गेम खेलने लगा। डायरेक्टर मिस्का के जरिए फैक्ट्री वर्कर्स को बताया गया कि उनमें से कुछ लोगों को सच में अपार्टमेंट्स मिल रहे हैं और वो टार्गोविस्को छोड़ने वाले हैं। साथ ही और र्यूमर फैलाया गया कि योलेंटा खुद सबसे महंगा घर ले रही है और प्रोटेस्ट बस इसलिए करवा रही है ताकि उसे बेस्ट डील मिल जाए। ये चाल काफी लोगों पर काम कर गई, स्पेशली मर्दों पर, जो फौरन कंफ्यूज और डिवाइडेड हो गए। लेकिन टार्गोविस्को की औरतें इतनी आसानी से बेवकूफ नहीं बनी। उन्होंने सीधा समझ लिया कि ये मूवमेंट तोड़ने की स्ट्रेटेजी है, और फिर उन्होंने फैसला लिया फैक्ट्री के सामने योलेंटा के साथ खड़े होने का। यहाँ से फाइट सिर्फ अपार्टमेंट्स की नहीं, यूनिटी की भी हो जाती है। जब डिवाइड एंड रूल वाला प्लान भी काम नहीं आया, तब निजेला ने लास्ट कार्ड खेला, मिलिशिया को बुला लिया। प्रोटेस्ट कर रही औरतों पर टीयर गैस चला दिया गया। ये मूवमेंट टर्निंग पॉइंट बन गया। फैक्ट्री के अंदर जो मर्द अब तक कंफ्यूज या डिवाइड थे, उन्होंने जब ये सब देखा तो उनका सब्र टूट गया। वो अपनी औरतों के साथ खड़े हो गए। मिलिशिया को वहां से भगा दिया और ग्रूजिन और मिस्का पर डायरेक्ट प्रेशर डाला कि रीलोकेशन प्रॉपरली और सेफली हो। अब ग्रूजिन के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। पब्लिक प्रेशर इतना ज्यादा था कि उसे झुकना ही पड़ा। उसने मिस्का को ऑर्डर दिया कि फैमिलीज को ऑफिशियली बता दिया जाए उन्हें वो अपार्टमेंट्स मिलेंगे जो वो डिमांड कर रहे हैं। लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। मिस्का ऑफिस के अंदर डॉक्यूमेंट्स ड्राफ्ट करने चला गया और बाहर लोग सेलिब्रेट करने लगे। इसी बीच योलेंटा को हॉस्पिटल ले जाया गया। वो अपने बेबी को जन्म देने वाली थी। कुछ सेकंड्स के लिए लगा जैसे बच्चा पैदा होगा। यहाँ टेंशन वही थी जो सीरीज के पहले एपिसोड में थी, जब उसने एक माँ की डिलीवरी करवाई थी लेकिन बच्चा जिंदा नहीं बच पाया था। लेकिन इस बार चीजें अलग थीं। उसका बेबी बिल्कुल ठीक था। यहाँ एक स्ट्रॉन्ग पैरेलल क्लियरली दिखता है, एक नई जिंदगी का जन्म और सालों से चल रहे उस प्रोटेस्ट का फाइनली कामयाब होना। जैसे उस बेबी का सिर्फ बर्थ एक पर्सनल विक्ट्री नहीं बल्कि कलेक्टिव होप का सिंबल हो। अगर थोड़ा और सिंबॉलिक सोचें तो वो बच्चा उन सब खोई हुई जिंदगियों का साइलेंट ट्रिब्यूट लगता है। उन बच्चों का जो सोपाइनिसा की इग्नोरेंस और सिस्टम के सेल्फिशनेस की वजह से इस दुनिया से चले गए। आखिर में सीरीज सिर्फ एक पॉलिटिकल विन पर खत्म नहीं होती, वो एक इमोशनल रीबर्थ पर खत्म होती है। जब हम देखते हैं कि बच्चे लिटरली मर रहे हैं तो नेचुरली सवाल उठता है, सिर्फ मर्द ही क्यों सिस्टम के साइड पर खड़े थे और औरतें इतने दिन तक चुप क्यों रहीं?
टार्गोविस्को के काफी मर्द अथॉरिटीज के नैरेटिव को पुश कर रहे थे, जैसे वो पावर स्ट्रक्चर के अनऑफिशियल स्पोक्सपर्सन बन गए हों। लेकिन औरतें भी शुरू में योलांटा के खिलाफ ही खड़ी दिखती हैं। वो अपने हस्बैंड्स का साथ देती हैं, योलांटा पर शक करती हैं, उसकी रेपुटेशन डैमेज करने में इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करती हैं। और ये बात अनकंफर्टेबल है। इट वॉज अ डिफरेंट टाइम। ये पेट्रियार्की का इशू था। ये एक्सप्लेनेशन कॉन्टेक्स्ट देते हैं, लेकिन पेन को कम नहीं करते। अगर आप अपने बच्चों को सफर करते देख रहे हो तो थ्योरी का कोई मतलब नहीं बचता। उस मूवमेंट में इंस्टिंक्ट आना चाहिए। लेकिन यहाँ एक हार्श रियलिटी भी है। लोग सिर्फ डर से नहीं, डिपेंडेंसी से भी बंधे होते हैं। इकोनॉमिक सर्वाइवल, सोशल आइसोलेशन का डर, स्टेट रिप्रेशन का प्रेशर, ये सब मिलकर इंसान को फ्रीज कर देते हैं। रेडिकलाइजेशन एक स्विच नहीं होता, वो प्रोसेस होता है। टार्गोविस्को की औरतें भी तब मूव करती हैं जब लाइन क्रॉस हो जाती है, जब बच्चों को वापस जहरीली जगह भेजा जाता है। तब उनकी ममता को किसी का डर नहीं होता। अगर आज की बात करें, पोल्यूशन बढ़ चुका है, क्लाइमेट क्राइसिस साफ तौर पर नजर आते हैं, इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स रुके नहीं हैं, तो क्या पेरेंट्स ज्यादा रेडिकल हुए हैं? मिक्स्ड पिक्चर है। कुछ जगह पेरेंट्स क्लाइमेट मूवमेंट्स लीड कर रहे हैं, लॉ सूट्स फाइल कर रहे हैं, पॉलिसी पुश कर रहे हैं। कुछ जगह लोग अभी भी सिर्फ देख रहे हैं। ये तो सर्वाइवल में इतने बिजी हैं कि प्रोटेस्ट लग्जरी लगता है, या फिर अपने कंफर्ट बबल में इतने सिक्योर हो गए हैं कि प्रॉब्लम उन्हें अर्जेंट फील ही नहीं होती। उन्हें स्पाइनलेस कहना आसान है, लेकिन शायद रियलिटी थोड़ी ज्यादा लेयर्ड है। डर होता है जॉब चली जाएगी, केस हो जाएगा, सोशल बायकॉट हो जाएगा। थकान होती है, रोज की स्ट्रगल ही इतनी हैवी है कि आवाज उठाने की ताकत बचती ही नहीं। और कभी कभी कंडीशनिंग भी होती है। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि सिस्टम से पंगा मत लो, अपना काम करो, चुप रहो। तो हाँ, चुप रहना गलत हो सकता है, लेकिन हर चुप्पी के पीछे बुज़दिली नहीं होती। कभी लाचारी होती है, कभी कंफ्यूजन, कभी डर। प्रॉब्लम सिंपल नहीं है, इसलिए सोल्यूशन भी सिंपल नहीं होगा। लेकिन हाँ, एक अनकंफर्टेबल सच्चाई ये भी है, अगर हम बेसिक चीजें जैसे साफ हवा, साफ पानी, अफोर्डेबल हाउसिंग डिमांड करने की हिम्मत भी नहीं रखते, तो फिर नेक्स्ट जनरेशन को किस दुनिया में ला रहे हैं? ये सवाल प्रोवोक करता है और शायद इसीलिए जरूरी है। बस एक बात याद रखनी चाहिए, न उम्मीद होने से कुछ नहीं होगा। चेंज तब आता है जब लोग मिलकर खड़े होते हैं। हाँ, लोग अक्सर देर से जगते हैं, लेकिन जब सच में जाग जाते हैं तो सिस्टम भी हिलने लगता है। टार्गोविस्को में भी पहले सब डिवाइडेड थे, कंफ्यूज थे, डरे हुए थे, पर जब लिमिट क्रॉस हुई तब कलेक्टिव एक्शन ने गेम बदल दिया। तो शायद असली सवाल ये है कि क्या हम भी तब तक वेट करेंगे जब तक सिचुएशन इतनी खराब हो जाए कि वापस मुड़ने का ऑप्शन ही न बचे, या फिर हम लाइन क्रॉस होने से पहले ही आवाज उठाएंगे? जब योलांटा अपनी थीसिस प्रेजेंट करती है जो टार्गोविस्को के रियल इवेंट और लेड पॉइजनिंग के एविडेंस पर बेस्ड थी, तो पैनल ने उसे स्पेकुलेटिव और बेसलेस बोलकर रिजेक्ट कर दिया। पैनल में प्रोफेसर बर्जर भी थी। आयरनी देखो, वही बर्जर जिसने योलांटा को इंकरेज किया था कि वो ये थीसिस लिखे, क्योंकि ये फ्यूचर एंटी पोल्यूशन मूवमेंट के लिए मिसाल बन सकती है। उसने खुद लेड पॉइजनिंग देखी थी, फिर भी आखिरी मूवमेंट पर उसने योलांटा का साथ नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उसने नया वार्ड और इंस्टीट्यूशनल बेनिफिट चूज कर लिया, ट्रुथ के ऊपर कंफर्ट। इसका नतीजा, पॉलिटिकल ऑप्टिक्स जीत गए, ग्रुजिन हीरो बन गया, उसे क्रेडिट मिल गया रिलोकेशन का। निजिला को एसबी पोस्ट से हटाकर फैक्ट्री में भेज दिया गया, एक सिंबॉलिक सा पनिशमेंट। और योलांटा बस ट्रांसफर। क्लोजिंग स्क्रोल और भी लेयर्ड है। गुरुजिन को बाद में पार्टी से निकाला गया और 1981 में हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई। गवर्नर जेटक, जिसने इनिशियल एक्सोडस में योलांटा की हेल्प की थी, 1984 तक जिंदा रहा। मतलब पॉलिटिकल स्कोरबोर्ड भी परमानेंट नहीं होता। योलांटा अपना काम चुपचाप करती रही। 2011 तक पेडिट्रिशियन के तौर पर काम करती रही। फिर उसने अपना पर्सनल ड्रीम फॉलो किया, दुनिया घूमना। उसने थीसिस दोबारा पुश नहीं की, शायद इसलिए क्योंकि उसे पता था कि कभी कभी सिस्टम के अंदर सच को प्रूव करने की फाइट इतनी लंबी, इतनी फ्रस्ट्रेटिंग हो जाती है कि लगता है जैसे पूरी एनर्जी ड्रेन हो रही हो। आप एविडेंस देते हो, डेटा देते हो, ग्राउंड रियलिटी दिखाते हो, फिर भी फाइल्स दबा दी जाती हैं, कमिटीज बना दी जाती हैं और प्रोसेस इतना स्लो कर दिया जाता है कि मोमेंटम ही मर जाता है। तब इंसान को फील होता है कि शायद ये सब एफर्ट, एनर्जी वेस्ट बन रहा है। लेकिन आयरनी ये है, वही वेस्ट लगने वाली फाइट कभी कभी फ्यूचर में मिसाल बन जाती है। उस वक्त सिस्टम इग्नोर कर देता है, पर हिस्ट्री इग्नोर नहीं करती। यानी सिस्टम ने जो नहीं किया उसे वक्त ने कर दिखाया। 2021 में यूनिवर्सिटी ऑफ सिलेसिया ने उसे स्पेशल डॉक्टरेट की डिग्री दी, जो रिस्पेक्ट और रिकॉग्निशन के लिए दी जाती है, बिना रेगुलर पढ़ाई, एग्जाम या थीसिस कंप्लीट किए, यानी ऑफिशियल रिकॉग्निशन। 2 साल बाद उसका देहांत हो गया।
लेकिन तब तक उसका नाम रेजिलियंस, मॉरल करज और साहस का सिंबल बन चुका था। लोग उसे सिर्फ एक पेडिटिशियन के तौर पर नहीं बल्कि एक ऐसे इंसान के रूप में देखने लगे थे जो प्रेशर, बदनामी और सिस्टम के अगेंस्ट खड़े रहकर भी टूटी नहीं। उसकी जर्नी ने ये प्रूव कर दिया था कि सच के लिए लंबी फाइट लड़ना पॉसिबल है, चाहे रिकॉग्निशन फौरन मिले या बहुत देर से। यहाँ एक पावरफुल कंट्रास्ट है, पावर टेम्परेरी होती है, लेगेसी परमानेंट हो सकती है। गुरुजिन को टाइटल मिला पर हिस्ट्री में फुटनोट बन गया। योलेंटा को ट्रांसफर मिला पर मेमोरी में मॉन्यूमेंट बन गई। कभी कभी सिस्टम तुम्हें रिवॉर्ड नहीं करता, वो वक्त करता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम में से बहुत लोग लेट चिल्ड्रन जैसे शो देखते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, शायद एक स्ट्रॉन्ग सोशल मीडिया पोस्ट भी डाल देते हैं, दोस्तों को रेकमेंड भी कर देते हैं और फिर अगले दिन वापस अपनी नॉर्मल थोड़ी मिजरेबल सी लाइफ में लौट जाते हैं, क्योंकि हमें वही सिखाया गया है। जैसे योलेंटा को बोला गया था कि वो एक इंसान है और सिस्टम से जीत नहीं सकती, वैसे ही हमें भी बिलीव करा दिया गया है कि हम पावरलेस हैं। बस टैक्स दो, चुप रहो, अपने बच्चों को एक अनसर्टेन फ्यूचर में जाते देखो, ज्यादा बोलो मत वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। और अगर रिश्वत मिल रही है या कंपनसेशन मिल रहा है तो ले लो और आराम से जियो, क्योंकि सही चीज करना बेवकूफ़ी बताया जाता है। हाँ, शॉर्ट टर्म में ये सब अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन अगर हम सिर्फ अपनी लाइफ तक सोच रहे हैं और आगे आने वाले बच्चों के बारे में नहीं, तो क्या ये थोड़ा इनह्यूमन नहीं है? अगर हम सच में अपने देश और इस एक ही ब्यूटीफुल हैबिटेबल प्लैनेट से प्यार करते हैं, तो क्या हमें हर कदम ऐसा नहीं लेना चाहिए जो इसे सस्टेनेबल रखे, कम से कम तब तक जब तक नेचर अपना काम करे। हमारे पास लिमिटेड टाइम है, तो फिर हेल्दी और रिस्पॉन्सिबल तरीके से क्यों न जिए? कहीं और जाने की जगह नहीं है, तो फिर इसी प्लैनेट को टॉक्सिक बनाकर हेल क्यों बना रहे हैं? सिंपल सी बात है, लिव एंड लेट लिव। यही मेरा टेक अवे है इस मिनी सीरीज से। आपका क्या सोचना है कमेंट्स में जरूर बताएं। बाय, अपना ख्याल रखिए। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।